नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपवाह तंत्र की। भारत अपवाह, इंडिया एज द ड्रेनेज सिस्टम। अपवाह तंत्र क्या होता है, किस प्रकार यह काम करता है? तो देखिए, अपवाह तंत्र क्या होता है? नदियां जहां से पानी ग्रहण करती हैं वहां से लेकर किसी समुद्र या किसी खाड़ी में गिरने तक जितना भी क्षेत्र आता है वो सारा क्षेत्र कहलाता है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, नदी यहां से चली और यहां किसी खाड़ी या समुद्र में गिरने तक जितना क्षेत्र आता है वो कहलाता है अपवाह तंत्र। जैसे कि गंगा नदी हिमालय से निकली और वो बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है, उसके बीच में खूब सारी उसको नदियां मिलती है, उनका क्षेत्र मिलता है, तो ये सारा जो सिस्टम है ये कहलाता है अपवाह तंत्र। अब बात करेंगे भारत के अपवाह तंत्र की। तो भारत का अपवाह तंत्र जो है वो विभिन्न भागों में बांटा गया है। जैसे बात करें पहले तो अरब सागर का अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। देखिए दोस्तों, यहां अरब सागर है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां अरब सागर अपवाह तंत्र बनाएंगी। यह बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र बनाएंगी। अब ये नदियां कैसे निकलती है, कैसे? तो देखिए, अगर दूसरा जो प्रकार है इसका वो अपन यूं कह सकते हैं कि हिमालयी नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां, या यूं बोले कि हिमालयी नदियां, हिमालय नदियां जो है ये दोनों तंत्र बनाती है, अरब सागर का भी और बंगाल की खाड़ी का। अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदियां अरब सागर में भी गिरती है और बंगाल की खाड़ी में। तो हिमालय नदियां अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों का तंत्र बनाती हैं। अरब सागर में सिंधु, रावी, व्यास, सतलज, चिनाब, झेलम आदि, और बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है वो दोनों प्रकार का बनाती हैं, अरब सागर का भी और बंगाल की खाड़ी का भी। तो प्रमुख रूप से अगर हम बात करें हिमालय नदियों का तो इसके तीन तंत्र हैं। पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे हिमालय से निकलने नदियों में सिंधु नदी की। सबसे पहले अपन बात करेंगे सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी जो है यहां पे कैलाश मानसरोवर पर्वत है, कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत के पास में एक मानसरोवर झील है। इस झील के पास में यहां पे एक हिमनद है, उस हिमनद का नाम है बोखुर चू हिमनद। बोखुर चू हिमनद, बोखुर चू हिमनद से सिंधु नदी निकलती है। बोखुर चू हिमनद से सिंधु नदी निकलती है, कश्मीर में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करके और अंत में बंगाल की अरब सागर में गिर जाती है। इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। लेकिन भारत की अगर बात करें, सिंधु नदी जो है, सिंधु, इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में ये
1114 किलोमीटर बहती है। 1114 किलोमीटर बहती है भारत में। अब ये सिंधु नदी, सिंधु जो है इस हिमनद से निकले, बोखुरचो हिमनद से निकल के अरब सागर में गिरती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है चिनाब, जो यहां से निकलती है। चंद्र और भागा दो नदियों से मिलकर के चिनाब नदी बनती है। और चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी और सहायक नदी है। चिनाब। झेलम नदी जो है, झेलम नदी कश्मीर में, झेलम नदी भी यहां से निकलती है तिब्बत के पठार से, और यहां से निकल कश्मीर में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करके चिनाब में ही मिलती है। झेलम जो है वो चिनाब की सहायक नदी है और चिनाब सिंधु की सहायक नदी। झेलम कश्मीर के ऊपर से बहती हुई, यहां पे झेलम के पास में यहां पे एक झील बनी हुई है जिसका नाम है वुलर झील। वुलर झील झेलम नदी पे बनी हुई है और श्रीनगर जो है झेलम के किनारे बसा हुआ शहर है। उसके बाद में बात करेंगे रावी। रावी नदी जो है वो निकलती है कुल्लू से निकल के और ये भी चिनाब में मिलती है। रावी नदी कुल्लू से निकलती है, जो कुल्लू मनाली जो पर्यटक स्थल है भारत के, वहां से निकलती है और चिनाब में मिलती है। व्यास नदी रोहतांग पास के पास में एक व्यास कुंड है, वहां से निकलती है और चिनाब में जाके मिलती है। तो रावी और व्यास दोनों नजदीक से निकलती हैं। रोहतांग पास से निकलती है व्यास कुंड से, और रावी निकलती है कुल्लू से। एक नदी और है सतलज नदी। सतलज नदी जो है वो इसी मानसरोवर, जो कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील है, यहां पे एक झील और है जिसका नाम है राक्षस ताल झील से निकलती है सतलज नदी, और ये भी चिनाब में मिलती है। ये सारी नदियां चिनाब की सहायक नदियां हैं और चिनाब सिंधु की सहायक नदी है, और ये सिंधु नदी तंत्र बनाते हैं, और अंत में ये सारी नदियां अरब सागर में गिर जाती है। ये हो गया हमारा सिंधु नदी तंत्र। दूसरा हमारा जो तंत्र है वो है गंगा नदी तंत्र। देखो, हिमालय से निकलने वाली नदियां अरब सागर में भी गिर रही है। और अब बात करेंगे गंगा नदी तंत्र। तो ये गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद है, यहां पे है गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद से निकलती है भागीरथी के नाम से, यहां इसे बोलते हैं भागीरथी। इससे थोड़ी सी आगे यहां पे एक नदी और निकलती है अलकनंदा, जो बद्रीनाथ तक जाती है, अलकनंदा। इसे बोलते हैं अलकनंदा और भागीरथी नदियां बद्रीनाथ से आगे मिलती हैं। मिलने के बाद में यहां जहां पे ये नदियां मिलती हैं, इस जगह का नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है तब ये नदी कहलाती है गंगा, और गंगा हरिद्वार से मैदानों में प्रवेश करती है और यूपी, बिहार, बंगाल में बहती हुई अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी जो है इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, अर्थात भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी। तो भारत की सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो है गंगा, जो 2525 किलोमीटर है। गंगोत्री हिमनद के पास से निकलती है। भागीरथी अलकनंदा मिलने से गंगा कहलाती है। और यहीं पे अलकनंदा पे ही बना हुआ है बद्रीनाथ, जहां पे उत्तराखंड त्रासदी हुई थी, बद्रीनाथ भी हुई थी। गंगा नदी जो है भारत की सबसे पवित्र नदी है और भारत की सबसे बड़ी नदी है। और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व यह डेल्टा बनाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व यह डेल्टा बनाती है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं। अब डेल्टा होता क्या है, तो देखिए दोस्तों, डेल्टा क्या होता है। कोई भी नदी जब समुद्र में या खाड़ी में गिरती है, गिरने से पहले उसकी छोटी छोटी
वितरिकाएं अलग अलग जगह निकल जाती हैं, अलग अलग जगह से ये समुद्र में गिरती है। इनके बीच में यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे रेत जमा हो जाती है, रेत, और यहां पे जंगल बन जाता है। तो नदी छोटी छोटी सरिताओं में, छोटी छोटी सरिताओं में बहकर समुद्र में गिरती है, और बीच में रेत होने से, जमीन होने से यहां पे पेड़ उग जाते हैं, पेड़। तो ये जो आकार है ये पंजाकार है। तो ये जो डेल्टा है वो है पंजाकार डेल्टा। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे। और ये जो डेल्टा ये कहलाता है पंजाकार डेल्टा। अब यह जो जंगल है यहां पे एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है सोंदरी। इन जंगलों में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है सोंदरी, सोंदरी वृक्ष। और इसी वृक्ष के नाम पे इसका नाम पड़ा है सुंदरवन का डेल्टा। इसका नाम पड़ा है सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। यह दलदलीय क्षेत्र है, छोटी छोटी सरिताओं के रूप में पानी जो है समुद्र में गिरता है, और बीच में जो जंगल है उसे बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है वो है सुंदरवन का डेल्टा। सौंदर्य वृक्ष की वजह से इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। जैव विविधता से समृद्ध है, सबसे काफी मात्रा में यहां पे जैव विविधता। जैव विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु। यहां पे एक उड़ना सांप है, उड़ना सांप, उड़ना सांप। यह सांप ऐसे तो डसता नहीं है, लेकिन अगर कोई इसको सांप को मार दे तो उसको एक अजीब प्रकार की गंध आती है और ये डस लेता है। ये बनता किस किस से? तो सुंदरवन का डेल्टा जो है वो दो नदियों से मिलकर बना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, 2525 किलोमीटर लंबी है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना, जो गंगोत्री से ऊपर यमुनोत्री से निकलती है यमुना, ये ऐसे। और यमुना दिल्ली जो शहर है वो यमुना किनारे है, और यमुना नदी इलाहाबाद में आकर के गंगा में मिल जाती है। तो पश्चिम से बहने वाली यमुना नदी इसकी सहायक नदी है। पूर्व की तरफ यहां पे इसमें मिलती हैं गंडक नदियां, घग्गर, कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक कहलाती है। अब शोक क्या होता है? जो नदी अपना रास्ता बदल ले उस और काफी मात्रा में, प्रचंड मात्रा में तबाही मचाए, उसे जो है शोक कहते हैं। अब बात करेंगे, यहां दामोदर नदी भी इसकी एक सहायक नदी है गंगा की। अब बात करेंगे कि इनमें एक जल विभाजक पाया जाता है, जल विभाजक। जल विभाजक से तात्पर्य है कि नदियों का पानी बदलता है कैसे। देखो ये जल विभाजक यहां से पाया जाता है अंबाला से, और ये रेखा ऐसे जाती है, ऐसे। जल विभाजक अर्थ है कि नदियों का पानी को बांटना। यहां से जल विभाजक हुआ था, ऊपर की नदियां अरब सागर की तरफ बही। जल विभाजक राजस्थान से गुजरती है, यही कारण है कि चंबल जो है वो उत्तर की ओर बहती हुई यमुना में मिलती है, उत्तर की ओर बहती हुई यमुना में मिलती है। यहां पे एक पठार है, अमरकंटक का पठार, अमरकंटक का पठार। यहां से दो नदियां निकलती हैं, एक तरफ चंबल निकलती है और दूसरी सोन नदी निकलती है। सोन नदी गंगा में मिलती है और चंबल नदी उत्तर की ओर बहकर यमुना में मिलती है। उसके बाद अब बात करेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी यहां राकसताल के पास में एक झील है, राकसताल के पास में ही एक झील है, और उस झील का नाम है चामडुंगडुंग। यहां पे एक झील है और उस झील का नाम है यामयुंगडुंग। यामयुंगडुंग झील है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, और यह समतल में बहती हुई अरुणाचल प्रदेश में, यहां पे दोस्तों एक पहाड़ है, ऐसे खड़ा पहाड़ है, और यह नदी